रिवेन्यू रिसिप्ट को हम अलग डिवाइड करेंगे, कैपिटल रिवेन्यू मतलब कैपिटल रिसिप्ट को अलग डिवाइड करेंगे। देखो फ्लो चार्ट। वेलकम बैक टू द चैनल एंड अब तक हमने जैसे कि पार्ट 1 में बजट हमने पढ़ा था, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 बजट का मैं सोचा कवर कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। एज योर बोर्ड्स आर गोइंग टू बी सून विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। उस चीज़ को बजट पार्ट 2 को हम कवर करेंगे कुल मिला के इस वीडियो में, ठीक है। एंड अब तक सबसे प्योरिटी की चीज़, जब तक लो बच्चों आपने पार्ट 1 नहीं देखोगे पार्ट 2 देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फॉर कंप्लीटिंग द पार्ट 2 यू हैव टू फर्स्ट गो विद द पार्ट 1, ठीक है। थोड़ी लंबी स्टेज वीडियो हुई है बट इसको मैं शॉर्ट एंड इजी वीडियो कंप्लीट करने में अपना बेस्ट ट्राई दूंगा, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो इनकी 3 सीरीज बना दूंगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है जी। मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इनको तीन में कवर कर दूंगा बजट, बिकॉज मेरे हिसाब से भाई बजट कोई ईजी चैप्टर तो है नहीं। वी नीड टू बी लाइक कवर विद देम एंड ईजिली हैव टू कैप्चर द थिंग्स, ठीक है। हमको ईजी भाषा में और आसानी से उसको कैप्चर करना है, ठीक है। देखो जी बेटा, अब तक कुल मिला के हमने बजट के बारे में पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े, ठीक है। अब यहाँ से आई एम जस्ट टेलिंग यू द कंपोनेंट्स ऑफ बजट, ठीक है। बजट के टाइप क्या होते हैं, बजट कितने प्रकार का होता है, बजट के फॉर्मूले कैसे होते हैं, बजट कैसे डिराइव होता है, ठीक है। एंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड माय लविंग न्यूमेरिकल्स ऑफ द बजट, ठीक है जी। सो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, गिव अ थम्स अप टू अवर चैनल एंड सपोर्ट अस। और पहले भी कहा था फीस मुझे तुमसे लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आई विल गिव माई 100% टू ऑल माई किड्स, ठीक है। मैं अपने बच्चों के प्रति हमेशा 100% देता हूँ, तो यहाँ पर भी दूंगा। बट मुझको मुझे फीस पे करनी हो तो मेरे लाल बटन पे क्लिक कर देना और मेरी हेल्प उसमें हो जाएगी, ठीक है जी। सुनो बेटा, अब तक कुल मिला के नॉर्मल सी बात बताऊँ तो देखो बजट की कुल मिला के हमारे पास एक तरीके से 2 भाई हैं, ठीक है। देयर आर बेसिकली 2 पर्सन्स, ठीक है, विच 2 पर्सन्स मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मतलब देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। अब ये 2 टाइप्स ऑफ बजट कैसे कैसे ये देख लो। बेसिकली बेटा पहला बजट निकल के आता है आरबी, दूसरा बजट निकल के आता है सीबी, ठीक है। अब आप ये कहोगे भैया ये आरबी क्या है, ये सीबी क्या है, ठीक है। अगर मैं आरबी के बारे में बात करूं, देखो आरबी रेफर्स टू द रेवेन्यू बजट, सीबी रेफर्स टू द कैपिटल बजट। या तो कोई भी डाउट? देखो अगर हम बात करें, देखो रेवेन्यू की एक तरफ है मेरे सामने कैपिटल की। मैंने शायद ये चीज़ मुझे रिमेंबर मैंने भी लास्ट नहीं कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा था, नहीं करा था, बट दोबारा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वीडियो में दोबारा कवर कर देता हूँ। बेटा एक चीज़ पूरे बजट में हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली तो मैं आई कैन बेट अपॉन यू कि मेरी वीडियो को देखता हुआ हर बच्चा कभी भी बजट में इतना लंबा कटवा के नहीं आएगा। एक चीज़ मेरे भाई हमेशा याद रखियो, जब भी हम रेवेन्यू की बात करते हैं, ठीक है बेटा, जब भी हम रेवेन्यू की बात करेंगे इट इज़ नेवर और आइदर, ना तो ये कभी भी लायबिलिटी को बढ़ाएगा और ना तो कभी भी ये असेट को कम करेगा, ठीक है जी। या तो कोई भी डाउट? मतलब कि भैया रेवेन्यू का मतलब ना तो लायबिलिटी बढ़ाएगा ना तो ये असेट को कम करेगा। अब मैंने बोला कि बेटा यहाँ पर अगर आपको कहीं भी वर्ड कैपिटल मिल गया तो बेटा कैपिटल का हमेशा एक ही मतलब आता है, या तो ये तो लायबिलिटी को बढ़ाएगा या ये असेट को कम करेगा। कुल मिला के ये कुछ नहीं करेगा, और ये सब कुछ करेगा। मतलब अगर मुझे रेवेन्यू बजट के बारे में बातें करनी है तो मतलब ऐसा बजट विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी असेट। एंड इफ आई टॉक अबाउट कैपिटल बजट, इट आइदर क्रिएट लायबिलिटी और आइदर रिड्यूस असेट। या तो मेरी ये कर्जा बढ़ाएगा या मेरी असेट की वैल्यू क्या कर देगा बेटा, कम। या तो कोई भी डाउट? मतलब कि बेटा बजट के 2 भाई होते हैं, एक बजट का नाम है रेवेन्यू बजट, एक बजट का नाम है कैपिटल बजट। मतलब रेवेन्यू, अच्छा अब रेवेन्यू की जब मैं बात करूंगा तो रेवेन्यू में भी 2 बातें निकल के आएंगी। एक बजट होगा कुल मिला के आपका रिसिप्ट और एक होगा एक्सपेंडिचर। मेरे साथ साथ फ्लो चार्ट बनाओगे तो बहुत टिप पे आ जाएगा बाय व्हाट कह रहा हूँ। अच्छा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पर भी रिसिप्ट आएगा,
और यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर आएगा, है ना, ठीक है। मतलब कैपिटल बजट के दो पार्ट, एक हो गया रेवेन्यू बजट, एक हो गया कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के फिर वही दो चीजें कि भैया बजट में हमेशा वी एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अकर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यही डेफिनेशन थी बजट की, हाँ या ना। तो भैया बजट में दो चीजें तो आनी है। जब हमने बात कर ली रेवेन्यू बजट की, तो यहाँ पे रिसिप्ट क्या है, क्या लगा दूंगा मैं, रेवेन्यू। क्या लगा दूंगा बेटा, रेवेन्यू। तो वर्ड क्या बन गया, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जब मैंने कैपिटल की बात करी तो यहां पे क्या लिख दूंगा, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां तक कोई भी डाउट, ठीक है। तो कुल मिलाकर बेटा बजट की दो बातें होती हैं, एक में चीज में निकल के आया रेवेन्यू बजट, एक में निकल के आया कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में फिर दो बातें, पहली बात कौन सी निकल के आई कि भैया बजट में दो बातें तो होनी है हमारे पास, एक हुआ रिसिप्ट, एक हुआ एक्सपेंडिचर। जब रेवेन्यू की बात करी तो रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर की बात करी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब मैंने बोला कि बेटा कैपिटल बजट तो कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड आई टोल्ड यू रिसिप्ट का मतलब ना तो ये लायबिलिटी बढ़ाएगा ना ये एसेट क्रिएट करेगा, नाइदर नॉर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, नाइदर नॉर। हाँ कैपिटल क्या बोलेंगे हम इसको, आइदर और। यहां तक कोई भी डाउट किसी भी तरह का, मतलब अगर मुझको रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन क्रिएट करनी है, इफ आई नीड टू क्रिएट द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, तो मेरे बच्चों सारे बोलेंगे कि भैया इट रेफर्स टू द रिसिप्ट। क्या बोलोगे इसका, इट रेफर्स टू ऑल दोज रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट। तो फटाफट से लिख लो कि भैया रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट। चलो जी आर हो गया। अब मैंने बोल दिया तो भैया सी आर भैया मतलब कैपिटल का वर्ड आ गया, तो लायबिलिटी बढ़ाएगा या एसेट घटाएगा, हाँ या ना। तो क्या बोलेगा, इट रेफर्स टू ऑल दोज रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट। सिर्फ चार शब्दों को खेले बेटा, नाइदर नॉर, आइदर और। अगर तूने ये भी जान लिया, बाय गॉड बेट कर दूंगा कि मेरे हर बच्चे के 100% नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट। इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, तो मतलब बेटा RE और CE। अच्छा यहाँ पर RE जब कुछ नहीं करना, बस रेवेन्यू की जगह क्या लिख देगा यहाँ पे, एक्सपेंडिचर। कि भैया इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट। और जहां मैंने बात करी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कैपिटल का वर्ड आ गया तो क्या होगा, आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट। या तो कोई भी डाउट, तो कितने भाग निकल के आए हमारे सामने कि भैया हमारे पास बजट के दो पार्ट हैं। एक पार्ट का नाम क्या है, रेवेन्यू बजट, एक का पार्ट का नाम क्या है, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट की फिर दो बातें, एक बात कौन सी आई, रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरी बात किसकी आई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने दो चारों की डेफिनेशन पढ़ ली एंड दिस इज द कंप्लीट थिंग डिफाइन द टाइप ऑफ बजट which having the most important criteria in all the expenses। ठीक है, तो फटाफट से इतना, ठीक है जी बच्चा। अब तक हमने कुल मिलाकर कंपोनेंट पढ़ लिए, ठीक है। कंपोनेंट के बाद बेसिकली देखो, अब तुमको मैं से कुछ जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट के पार्ट लिखवा देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट को हम अलग डिवाइड करेंगे, कैपिटल रेवेन्यू मतलब कैपिटल रिसिप्ट को अलग डिवाइड करेंगे। देखो सुनो, फ्लो चार्ट क्रिएट कर लेना, फोटो में आपको वीडियो में आ रही होगी फोटो, उस फ्लो चार्ट को वैसे अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। साथ के साथ देखो दोबारा बताया था, देखो बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट को अब हम दो भागों में और डिवाइड करेंगे। एक का नाम है टैक्स रेवेन्यू, ठीक है जी, एक का नाम है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। मतलब टैक्स रेवेन्यू में फिर दो बातें कि भैया फिर दो बातें, हाँ जी भाई फिर दो बातें। एक आएगा कुल मिला के आपके सामने डायरेक्ट टैक्स, एक आएगा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू को कोई भाई नहीं है, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट की बेसिकली देयर आर टू सिस्टर्स, ठीक है। वन इज टैक्स रेवेन्यू, सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर टैक्स रेवेन्यू की उसकी सिस्टर की दो बहनें, और एक का नाम डायरेक्ट टैक्स, एक का नाम इनडायरेक्ट टैक्स।
और आपको पता है कि भैया हमने एक अकाउंट्स में पढ़ा है कि डायरेक्ट टैक्स की कभी भी लायबिलिटी किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं होती। इट हैज़ टू बी बियर्ड बाय द पर्सन। सपोज मेरे पापा की इनकम महीने की साल की 4 लाख रुपए, महीने की तो नहीं है, ठीक है, महीने की 4 लाख, सॉरी साल की 4 लाख रुपए है। 4 लाख की साल की इनकम पे पापा कुल मिला के कुछ अपना इनकम टैक्स भरते होंगे, ITR फाइल करते होंगे, ठीक है, जो भी उनकी कॉइज होती है वो हिसाब से अपना एक टैक्स फाइल करते होंगे। तो यहाँ पे कौन सा टैक्स आएगा भाई? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल कौन से होंगे? इनकम टैक्स, ठीक है बाबू। उसके बाद दूसरा आएगा कुल मिला के आपके सामने कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, CT, ठीक है। एक हो गया आपका IT, एक हो गया CT। अच्छा भैया अब कुल मिला के इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होंगे भैया? जो हम नहीं, अब हमको लगता है कि हम वो टैक्स नहीं दे रहे। कभी कभार जब बीकानेर पे जाते हो, बीकानेर की पर्ची निकल के आती है, लंबी चौड़ी थी, उस पर कुछ नाम लिखा होता है, ठीक है, और इस पर GST वगैरह लिखे होते हैं। उसमें टैक्स का कॉलम बना होता है, GST इतना % चार्ज। ओनर ने, दुकान के ओनर ने डायरेक्टली टैक्स अपनी जेब से दिया नहीं, आपने जितने खाना लिया उसके ऊपर GST लगा दी, उससे उसका टैक्स ले लिया। तो मतलब भैया हमने वो टैक्स देखा ही नहीं। जब आपने वो टैक्स देखा ही नहीं तो बेटा वो कौन सा टैक्स होगा? वो इनडायरेक्ट टैक्स। तो जिन बच्चों को आज तक ये बात नहीं पता थी, दोबारा बता देता हूँ कि बेटा GST इज एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कुल मिला के बेटा हमारे सामने रिवेन्यू रिसिप्ट में 2 बातें आती हैं। टैक्स रिवेन्यू मतलब ऐसा रिवेन्यू या फिर ऐसी इनकम या रिसिप्ट मुझे कहाँ से मिलती है? डायरेक्ट टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स से, ठीक है। नॉन टैक्स रिवेन्यू में चेक कर लो बेटा। नॉन टैक्स रिवेन्यू में 5 लिखवा रहा हूँ, 5 गिनती की याद कर लेना, ध्यान सुन लो। नॉन टैक्स रिवेन्यू में आता है बेटा फी, फाइन, पेनल्टी, फोरफीचर, एस्चीट। दोबारा बोल देता हूं भाई, लिए मैंने बोला 5, कितने बोले भाई? नॉन टैक्स रेवेन्यू के 5 पार्ट। कौन कौन से? फी, फाइन, पेनल्टी, एस्चीट, फोरफीचर। दोबारा बोल दो कौन कौन से बेटा? फी, फाइन, पेनल्टी, एस्चीट, फोरफीचर। किसके पार्ट? नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट। टैक्स रेवेन्यू कितने पार्ट? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट कौन कौन से होते हैं? फी, जो हम किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में अपनी एक कुछ चीज सर्विसेज लेने के लिए क्या पे करते हैं? एक पेमेंट, विच इज नोन एज फी। फाइन, आपने कुछ भी ऐसा चीज करी जो आपने गलत करा तो आपको उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? फाइन। पेनल्टी, हम सबको पता है कि जब आपने किसी चीज को आपने नजरअंदाज कर दिया तो आपको उस चीज की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है फोरफीचर। सपोज फोरफीचर का एग्जांपल बताता हूं कि एक पर्सन था, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ने कुछ समय तक का टाइम दिया कि तुझको एक नोटिस हम इशू कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी क्राइम के लिए उसको नोटिस इशू करा गया, पर विद इन द टाइम पीरियड उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया। He has not basically returned or answered the notice of the government and indirectly or directly disclaimed the government। मतलब उसने गवर्नमेंट को नजरअंदाज करा, कोर्ट के नोटिस को नजरअंदाज करा, तो गवर्नमेंट इज हैव अ राइट टू इशू सम अमाउंट टू दैट पर्सन, ठीक है। गवर्नमेंट के नोटिस को नजरअंदाज करके जो पैसा गवर्नमेंट उस बंदे से लेगी कि तुम इस जगह इस टाइम पे कोर्ट में अवेलेबल क्यों नहीं थे, तो बेटा क्या कहलाएगा? वो फोरफीचर। थम्स अप। लास्ट पॉइंट क्या आया? एस्चीट। आपने अक्सर अपनी गली पड़ोसी देखा होगा, आपकी गली गुच्चों में छोटे छोटे मकान ऐसे खंडर पड़े होते हैं, ठीक है, जिनका ओनर का नहीं पता, ठीक है। मेरी कोई प्रॉपर्टी थी, सपोज करो मैं मर गया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, मैं मर गया, फॉर द सेक मैं मर गया, मेरे कोई लीगल हायर नहीं है, ना मेरी औलाद है, ना मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ भी नहीं, कोई भी नहीं है। अब जब मेरा कोई भी आई डाइड विदाउट एनी लीगल हायर एंड गवर्नमेंट टेक दीज, अच्छा जिसका कोई लीगल हायर नहीं तो उसका कौन? भगवान। हमारे देश में भगवान कौन होता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को कौन अंडरटेक कर लेता है ऑटोमेटिकली? गवर्नमेंट। इसका ओनर कौन बन जाता है? ऐसी प्रॉपर्टी जिनका कोई भी लीगल हायर नहीं है वो किसकी हो जाती है? ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की। यहाँ पे कोई भी डाउट? दोबारा बोल देता हूँ, हमारे पास कुल मिला के 5 तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। पहला कौन सा आया? फी, फाइन, पेनल्टी, फोरफीट, एस्चीट। दोबारा बोल देता हूँ बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में फी, फाइन, पेनल्टी, एस्चीट, फोरफीचर। फिर मैंने बोला, दोबारा बता देता हूँ, हमने कुल मिला के बेटा कुछ नहीं करा, वी हैव जस्ट डिवाइडेड द RB। रिवेन्यू बजट को हम पढ़ रहे हैं जहां पे हमने RR को 2 भागों में बांटा, एक आया टैक्स रिवेन्यू, एक आया नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। फिर उसमें टैक्स रिवेन्यू में 2 बातें पढ़ी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स।
नॉन टैक्स रेवेन्यू को कोई पार्ट थे ही नहीं, उसके सिर्फ 5 पार्ट मैंने आपको लिखवाए। कौन कौन से? फी, फाइन, पेनल्टी, एस्टीट, फोरफीचर। यहाँ तक कोई भी डाउट? थम्स अप। ठीक है जी, यहाँ तक कुल मिला के हमारा एक आरबी तो कंप्लीट हो ही गया। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में अगर हम बात करें, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ बेटा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो हमारी सीरीज होगी तीन चीज़ों में डिवाइडेड है। ठीक है, यूनिट 1 जो हमने इससे पहले वाली वीडियो कवर करी है, जहाँ पे हमने मैक्सिमम सारे कंपोनेंट्स के बारे में बजट के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बजट का उसमें कवर करा है हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। यूनिट 2 में मैक्सिमम आई हैव कवर्ड द ऑल। यूनिट 2 में अगर आपने यूनिट 1 यूनिट 2 कर ली तो बजट की पूरी थ्योरी आपकी तैयार है। और यूनिट 3 में इज़ द बजट, मतलब बजट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बिकॉज अगर इसमें मैंने अगर ये बजट न्यूमेरिकल जोड़ दिए तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी और तुम लोग इतनी लंबी वीडियो देखोगे नहीं, मुझे आई नो दिस। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे बच्चे मेरी वीडियो इनकम्प्लीट छोड़ें, इसलिए फॉर शॉर्ट टिकिंग करने के लिए मैंने इन वीडियो को तीन भागों में डिवाइड कर दूंगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। ठीक है, तो सिक्वेंस से प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो बजट की अलग प्लेलिस्ट होगी, 12th की पूरी अलग अलग हर एक चैप्टर की जो मतलब अगर हमने पार्ट्स में वीडियो क्रिएट करी, अगर सपोज एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो वो तो एक अलग बात है। ठीक है, इन केस हमने अगर प्लेलिस्ट क्रिएट करी है तो हर प्लेलिस्ट आपको जाके मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाके पूरा बजट अच्छे से ढंग से पढ़ना 3 भागों में, या 45 मिनट्स की एक है। ठीक है, ये हार्डली 30 मिनट्स की होगी सेकेंड वाली, मुश्किल से थर्ड वाला आपका मैं क्रिएट कर दूँ 25 मिनट में, मतलब 1 पॉइंट अगर आप 2 घंटे मोटे अगर आपने मान कर लिए 2 घंटे आपने दिन के निकाले ऑटो में जाते हुए, वॉशरूम में बैठते हुए, अगर मेरी वीडियो 100% देख ली, आई कैन प्रॉमिस यू यार इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, बिकॉज मुझे यूनिट 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखवाने हैं, तुम्हें रीजन भी लिखवाने हैं, तो इसलिए मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सुन लो, अब यहाँ पे अब हमने यहाँ पे बेटा आरआर की बात कर ली है। यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जिसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा भैया, आपने यहाँ पे वर्ड लिया है कैपिटल, मतलब हमको पता है या तो लायबिलिटी बढ़ रही होगी या एसेट कम हो रहा होगा, क्योंकि वर्ड ही कैपिटल है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से ध्यान दो। ठीक है, कुल मिला के अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पर आया भैया CR। ठीक है, CR में कुल मिला के बेटा फिर 2 बातें आती हैं। देखो, मैंने पहली बात बोली कि मुझे मेरी या तो लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं उधार मांगूंगा, उधार मांगने को मैं क्या कहता हूँ? बोरोइंग्स। क्या बोलता हूँ बेटा उसको? बोरोइंग्स। उसके बाद मैंने दूसरा बोला कि आपसे रिकवरी ऑफ लोन। जब कोई भी मेरे से लोन को रिकवर करेगा, मैंने सपोज मेरा होम लोन चल रहा था, एक घर का मेरा लोन चल रहा है, ठीक है, उसका मैंने पैसा रिटर्न नहीं करा, अभी मेरे सामने मेरी एसेट क्या है? मेरा घर, ये मेरा छोटा सा झोपड़ा। अब मैंने इससे किसी भी एक फाइनेंस कंपनी से इसके ऊपर लोन ले रखा था, मैंने अराउंड 5 या 3 EMI देनी अपनी मैंने शॉर्ट कर दी। पहले बैंक मेरे ऊपर ड्राफ्ट नोटिस करेगा, मैंने अगर उसका आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इन केस नहीं करा, मैंने उसको मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बैंक करप्ट हो चुका हूँ। ठीक है, बैंक करप्ट होने के बाद वो कुछ नहीं करेगा, कुल मिला के आपसे, ठीक है, आपका लोन चुकाने की वजह से वो आप इससे एक काम करेगा कि भैया लोन के लिए मैं आपका जो असेट है वो आपसे ले लूँगा, आप जाओ। उसने बेटा लोन आपके ऊपर नहीं देख के दिया, तुम्हारे ऊपर दिया होगा 50%, आपको 30% कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी प्रोफाइल का है, 70% कॉन्ट्रीब्यूशन आपके घर का है। आपके जब आपके पापा ने इस लोन करवाया हुआ, आपसे वो पेपर लेके चला गया होगा बैंक अपने साथ। आपने अगर ये लोन देने से मना कर दिया तो ही इज अ राइट टू सेल योर प्रॉपर्टी एट वट एवर द प्राइस ही वांट। अपना पैसा वो निकाल लेगा, आपका जो पैसा बचेगा 2 लाख रुपये आपको दे देगा, क्या जाओ हवा खाओ। मैं ही बात, दिस इज नोन एज रिकवरी ऑफ लोन। यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हुई, मैंने किसी से उधार ले लिया एक्सटर्नली और इंटरनली। रिकवरी ऑफ लोन मतलब मैंने अपने लोन को रिकवर कर लिया। ठीक है, और तीसरा आता है डिसइन्वेस्टमेंट। फटाफट से डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन लिख लो फटाफट से। इट रेफर्स टू सेलिंग और होल, दोबारा लिख लो, इट रेफर्स टू अ सेलिंग और होल ऑफ पार्ट ऑफ शेयर्स ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया सा DMRC।
गवर्नमेंट को लगा कि मैं इतनी बड़ी मेट्रो और रेल कॉर्पोरेशन दिल्ली में नहीं चला पाऊंगी, मेरा बजट इतना नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या करा, इस दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में से कुछ शेयर प्राइवेट को कर दिए, कुछ शेयर पब्लिक को कर दिए। मतलब डीएमआरसी की जो ओनरशिप है वो दो लोगों के पास है, एक प्राइवेट के पास है, एक पब्लिक के पास है। इस वजह से ही जब हम अपनी किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी का एक छोटा सा पोर्शन किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं, इट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब सेलिंग अ होल और अ पार्ट ऑफ पीएसयू। क्या बोला बेटा मैंने? सेलिंग अ होल और अ पार्ट ऑफ पीएसयू इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो भैया कुल मिला के कैपिटल रिसिप्ट की मेरे सामने तीन बातें आती हैं। पहला क्या बोला मैंने? बोरोइंग्स। दूसरा क्या बोला मैंने? रिकवरी ऑफ लोन। तीसरा क्या बोला मैंने? डिसइन्वेस्टमेंट। या तो कोई भी डाउट? पक्का कुछ नहीं होना चाहिए कि भैया एक तरफ तो आपने रिवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा दिया, एक तरफ आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। ठीक है, फटाफट से कोई चार तरह के टैक्सेस और लिखवा लेता हूँ, फटाफट से कॉपी निकालो, पेज पलटो, फटाफट से लिख डालो टाइप ऑफ टैक्सेस। ठीक है जी, टाइप ऑफ टैक्सेस में बेटा पहला टैक्स डाले डायरेक्ट टैक्स, जिसकी डेफिनेशन तुझको आती है, मैंने पीछे ही लिखवाई है। ठीक है, दूसरा चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें हाँ लिख दो तो नीचे फिर कटेगा। ठीक है, सुनो, पहला लिख लो डायरेक्ट टैक्स, इसकी लायबिलिटी कभी ट्रांसफर होती है? नहीं होती है। एक एग्जांपल डाल देना प्यारा सा, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, दूसरा लिख लो आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जिसकी लायबिलिटी कभी ट्रांसफर होती है? नहीं होती है। एग्जांपल में क्या लिखोगे आप इसके लिए? एग्जांपल जीएसटी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तीसरा लिख ले भाई मेरे सामने प्रोग्रेसिव टैक्स। इसमें लिखो एट द टैक्स रेट विच इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इनकम एंड डिक्रीज विद द फॉल इन इनकम। इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ेगा, इनकम घटने से टैक्स का रेट जो है वो घटेगा। ऐसा टैक्स कौन सा कहलाता है भाई? प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, चौथा और लिख लो प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है जी, प्रोपोर्शनल टैक्स की डेफिनेशन लिख लो। अ टैक्स इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन कांस्टेंट एज द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर इंक्रीजेस। मतलब टैक्स पेयर की इनकम कितनी बढ़ जाए, वो चाहे 2 करोड़ कमाए चाहे 20 करोड़ कमाए, तो जो टैक्स रेट है वो रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसे टैक्स कौन से कहते हैं बेटा? प्रोपोर्शनल टैक्स। पांचवा और लिख ले मेरा बेटा प्यारा सा, पांचवे का नाम है रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है जी, दोबारा बोल देता हूँ बेटा, पहला आता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स, तीसरा आया प्रोग्रेसिव, चौथा प्रोपोर्शनल, पांचवा रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स की डेफिनेशन लिख ले। इन अ रिग्रेसिव टैक्स द टैक्स फॉल्स एज द टैक्स बेस इंक्रीज। मतलब टैक्स घटेगा किसकी वजह से? जैसे ही टैक्स का जो बेस है वो घट जाएगा। सपोज 1 लाख पे 10% टैक्स लगता है एग्जाम्पल के लिए, तो टैक्स अमाउंट कितना देना पड़ेगा आपको? 10,000। अब मैंने बढ़ाया, आपकी जो इनकम का बेस है वो हो गया 2 लाख, आपका टैक्स रेट जो हो जाएगा वो होगा 8%। अब मैंने बोला आपकी इनकम हो गई 3 लाख, आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 7%। मतलब इनकम के बढ़ने से आपका टैक्स रेट जो है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। ऐसा टैक्स कौन सा होता है? रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ना, रिग्रेसिव मतलब घटना, प्रोपोर्शनल मतलब रिमेन कांस्टेंट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको आता ही है। यहाँ तक कोई भी डाउट शायद नहीं होना चाहिए। कुल मिला के भैया कितने तरह के टैक्स होते हैं हमारे सामने? 5। कौन कौन से बेटा? प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? चलो जी, और इसके सामने हमारे सामने प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आपके सिलेबस का नहीं है। ठीक है, हाँ, बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, बजट डेफिसिट, ये सारे दिस आर ऑल थिंग्स दैट रिमेन रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ द पोर्शन। ठीक है,
एंड इसके साथ मैं PDF में इसी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डालूंगा 10-15, वो तुमको जरूर लिखनी है कॉपी के साथ साथ, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज फॉर सफिशिएंट फॉर दिस यूनिट 2, बिकॉज यूनिट 3 में जो हमारी वीडियो आने वाली है उस वीडियो में कल परसों में डाल दूंगा 100%, ठीक है। यूनिट 3 में बेसिकली मैं सारी इस चीज़ में कवर करूंगा ताकि जो मेन कंपोनेंट है वो यूनिट 3 में आपके न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ साथ आपके मैक्सिमम जो पार्ट क्रिएटेड है, मतलब बजट डेफिसिट से रिलेटेड, वो इस पोर्शन में क्रिएट हो जाएंगे। मतलब अराउंड 2 आवर्स में आपका बजट बिल्कुल सपाट है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन केस कोई डाउट क्रिएट भी होता है तो बेटा फील फ्री टू रीच मी एट एनी सिंगल टाइम इन 24/7, ठीक है। मैं तुमको पहले ही बताया था, शायद व्हाट्सअप 1% को ना देख पाऊँ तो व्हाट्सअप करोगे तो 100% देख लूँगा, ऐसे कोई मतलब मना नहीं है तुम्हारे लिए किसी मेरे पिक्चर में, बट इन केस नहीं देख पाऊँ तो उसके लिए मुझे मेल कर दो, मेल 100% देख लूँगा। तुम्हारे डाउट की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। अगर मेरे लिए ये बच्चे बैठे हैं तो मेरे लिए तुम लोग भी बैठे हो, ठीक है। मेरे लिए ना उसमें कंपैरिजन है ना इसमें कंपैरिजन है, ठीक है। ऑल द थिंग विच आई वांट कि यू स्कोर, मतलब अगर तुम्हारे कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा बच्चा भी पढ़ रहा है इसकी कहीं पे 50% भी आते थे भैया 10th में, तब मेरी वजह से मेरी वीडियो को देखकर उसकी 80 क्रिएट हो रहा है, तो मेरे लिए वो मेरी उपलब्धि है। तो भाई सब्सक्राइब करियो मत करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस कि मुझे सब्सक्राइब करवाना है, मुझे सब्सक्राइब बढ़ाने हैं, मुझे गाड़ी लेनी लंबी चौड़ी नहीं, ठीक है। आई एम गिविंग यू वॉट, अब ना मुझे इससे ज़्यादा ना एक्सपेक्ट है ना कभी कुछ चाहिए, भगवान का दिया जो भी है अच्छा खासा है, ठीक है। ओनली आई वॉन्ट टू गेट यू सपोर्ट, तुम सबका सपोर्ट मेरे साथ रहे और यू विल रिमेन दिस वीडियो। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना बेटा, इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हो, मैं हमेशा चीज़ कहूँगा, देखो आप हमेशा, आई एम नॉट सेइंग कि तुम 12th किसके लिए कर रहे हो, तुमको नंबर बोर्ड में किसके लिए लाने हैं, ठीक है। मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि जब भी तुमको एक मोटिवेशन चाहिए हो ना, आई डोंट नो हर किसी की सिचुएशन कैसी है कि वो बच्चा कोचिंग अफोर्ड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, उसके माँ बाप दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे, ठीक है। शायद मैंने ये चीज़ें देखी होंगी तो तुमको बता रहा हूँ ये चीज़। ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाना हो तो अपनी बाप की नज़रों में आंखें मिला के कभी बात करना, ठीक है। कभी वो पिता कभी सामने से बैठ के बात कर ही नहीं पाया, क्यों? उसने शायद वो ज़िंदगी के सिलसिले देखे हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको हर चीज़ रिटर्न बैक करके दो, ठीक है। जब तू मखमली बिस्तरों पे चद्दर ओढ़ के सो रहा होगा, जून की छुट्टी चल रही होगी, तो उसी जून के 45 डिग्री के टेम्परेचर में वो अपने शरीर को उठाकर ज़बरदस्ती एक जॉब के लिए जा रहा होगा कि नहीं मेरे बच्चे को पढ़ाना है, उठना है फिर जाना, उसको आगे पढ़ाई भी करवानी, सब कुछ करवानी है। ही नेवर स्टॉप एट दिस टाइम, ठीक है। हमेशा एक गोल बनाना कि मैं किसी के लिए नहीं कर रही, ठीक है। मैं सिर्फ अपने पिता के लिए कर रही हूँ, अपने पिता के लिए कर रहा हूँ। जितना उस इंसान ने 15 साल 18 साल मेरे लिए दौड़ा है, बीमारी में हारी में बेचारा धूप में, ठीक है। जिस टाइम वो मेरा बोर्ड लगा हुआ सामने मेन चौराहे पे देखेगा ना कि मेरी बेटी की फ़ोटो वहाँ लगी हुई है सामने, ठीक है। चाहे वो साइकिल पे होंगे चाहे वो बाइक पे होंगे, तो उनकी छाती शायद फट के हाथ में आ जाएगी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू दिस वर्ड्स, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, प्लीज़ रिमेन विद आस्था एंड गिव अस अ लाइक, अच्छी लगी हो वीडियो तो। एंड यूनिट 3 और रिक्वेस्ट 1 वीडियो पहले देखना, फिर यूनिट 3 पे देखना, फिर यूनिट 3 पे देखना, ठीक है। 1 2 3 इस रिक्वेस्ट में वीडियो बननी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, ठीक है। बनाना मेरा काम, ठीक है। थैंक यू सो मच, थम्स अप।